अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 9 मई के वाक़े के बाद गिरफ्तारियां और जो कानूनी चाराजोई इस वक्त हुकूमत करती नज़र आ रही है, या कानूनी अमल जो वो कहते हैं, उस पर वो तो डटी हुई है और वो तमाम बातें आप सबके सामने। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि ज़मान पाक की तलाशी के लिए इमरान खान साहब से जो टीम तश्कील की गई थी पंजाब निगरान सेटअप की जानिब से, उनसे मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए क्योंकि इमरान खान साहब ने बाद में जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये चाहते हैं कि तमाम तर घर के अफराद बाहर चले जाएं और फिर तलाशी हो। बहरहाल वो तमाम बातें क्या होंगी, वो तजावज़ात तो ज़मान पाक के सामने से अब हटा दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त ये लगता है कि PDM की हुकूमत जिस तरह से सुबह दोपहर शाम हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नज़र आ रही है, मईशत के जो मसाइल थे या जिस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था मौजूदा हुकूमत को कि ये संभाल नहीं सकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, इसको 9 मई के बाद एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि एक और जीने का सहारा मिल गया है, क्योंकि अब उनका तमाम तर फोकस जो है वो इमरान खान और तहरीके इंसाफ ही नज़र आ रही है। बहरहाल मामलात क्या होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तहरीके इंसाफ को अगर आप देखें तो उनके भी मामलात जो है वो दिगरगू नज़र आते हैं। एक तरफ पार्टी के मामलात हैं कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, दूसरा क्या इमरान खान साहब अपनी लीडरशिप में तहरीके इंसाफ को बचा पाएंगे, क्या वो इस पूरे भंवर से निकल पाएंगे, या फिर उन्होंने अपनी सियासत को खुद बंदगली की तरफ धकेल दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। इन फोकस है हमारे साथ फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी फारूक हबीब साहब, जो मामलात इस वक्त 9 मई के बाद हुए हैं, क्या समझते हैं आप? ये सोच इस वक्त बाहर हैं, जैसे आप हैं और दीगर और रहनुमा हैं और खुद खान साहब भी, कि जो बयानिया आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इस जमात ने बनाया, ख़ास करके जिसको लेकर के आप लोग सब चले, खुसूसन इमरान खान साहब, एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी फौज बयानिया के तमाम तर जो मलबा है हर चीज़ का, चाहे वो आप लोगों का दौरे हुकूमत हो या आपको हटाने के बाद के लोग हों, सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। इसने आप लोगों की सियासत को बंद गली में बिल्कुल जाकर खड़ा कर दिया है और मामलात इस हद तक खराब कर दिए कि शायद ही किसी जमात के इतने हालात खराब हुए हों। नहीं, देखें, हमारी फ़र्क है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बाकी जमातों का। बाकी जमातें जो हैं वो सियासत कर रही हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए। हमारा फ़र्क ये है कि हमारा ज़ाती मुफाद कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान बंद गली में आया हुआ है। अगर आप ये देखें, जो मुल्क के हालात हैं वो तो अच्छे नहीं हैं। आप इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दें, आप पकड़ के मुझे सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दें, अगर मुल्क का मसला हल होता है, वो हल नहीं हो रहा। और जो ये मौजूदा सेटअप है वो नाकाम हुआ है इसको चलाने के हवाले से। हालात को इन्होंने अच्छे हालात को बदतर हालात में बदल दिया। 12% की महंगाई, यानी कि जो आटा 50 रुपए किलो वाला था वो आज 200 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं है गरीब आदमी को। 150 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आज 250 रुपए में दस्तयाब नहीं है। लोगों के पास बिजली गैस का पैसे देने के, बिल देने के पैसे मौजूद नहीं है। ये हैं वो हालात जो इस वक्त मुल्क के कर दिए हैं। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अब अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान की जमात को तोड़ना, इमरान खान को जेल में डालना, ना सर एक मिनट कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आपने जो मईशत बारे बात की, अशारिया बता रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि वो हालात कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन मजीद पाकिस्तान की जग हसाई के लिए जो 9 मई और उसके बाद हुआ है, क्या आप नहीं समझते कि इसमें आप लोगों की जमात का तो सबसे बड़ा हाथ है? एक गिरफ्तारी हुई, उसका प्रोटेस्ट इस हद तक चला गया कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो जिस तरह से अटैक किया गया, वो तो वाकई वो PDM कहती है ना कि दुश्मन भी ये नहीं करता जो आप लोगों ने कर दिखाया है। नहीं नादिया, बात ये है कि ये तो एक इल्ज़ाम है ना, अभी तो इसकी भी तहकीकात होनी बाकी है। बेशक अगर आप 9 मई के वाक़े को सिर्फ आइसोलेशन के अंदर देखेंगे तो फिर आप उसको कंक्लूजन आपका ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा मेरी नज़र में। मैं आपको बताए देता हूँ। मुझे आप ये बताएं, 25 मई को जब हमारा पूरा मन लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद के लिए, तो उस वक्त कौन कोर कमांडर हाउस तो कोई नहीं जा रहा था, GHQ भी कोई नहीं जा रहा था, सब इस्लामाबाद जा रहे थे। लेकिन लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी, इमरान खान के ऊपर इसके बाद कातलाना हमला हो जाता है, इमरान खान अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पाते। उसके बाद जिले शाह शहीद कर दिए जाते हैं। जिस दिन जिले शाह शहीद होता है वो वीडियो तो आपने चलाई है कि पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है, लोगों की खवातीन अंदर बैठी चीखें मार रही हैं, वो डंडों से गाड़ियों को पुलिस तोड़ रही है, कोई और नहीं तोड़ रहा। 26 घंटे इमरान खान के घर के ऊपर हमला होता है।
किस सियासी लीडर के जितने भी पीडीएम के हमारे दौर के अंदर उसके घर के दरवाजे तोड़े हों, इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़ दिए, परवेज लाई के घर के दरवाजे तोड़ दिए। यानी ये एक माइंड सेट था कि मुसलसल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ, कानून की धज्जियाँ उड़ाना, और उसके अलावा आप ये देख लें, शहबाज गिल देख लें, आदम सवाती देख लें, ईमान अरशद शरीफ को देख लें, आज इमरान रियाज आपकी कम्युनिटी के हैं, वो मिल नहीं रहे। अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से हालात ऐसे पैदा किए गए हैं जिसमें एक फाशिस्ट रजीम है, जिनको एक ब्लैंकेट अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे पकड़ के अंदर डाल दें, जिसको चाहे वो बालों से घसीटें, जिसको चाहे वो फांसी के ऊपर लगा दें। अच्छा, लेकिन आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ आप लोगों के यहाँ से भी जिस वक्त जमान पाक का ऑपरेशन बिल्कुल गलत चले, बिल्कुल वारंट अंदर ले जाने चाहिए थे, लेकिन जो कुछ वहां पर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, प्रोटेस्टर पार्टी के जो भी लोग हैं, वो जो पेट्रोल बम फेंके गए, जिस तरह से पुलिस वालों को मारा गया, वो भी सबके सामने है। अदालतों की पेशी के वक्त किस तरह से हिसार बना करके वो पहले हुजूम जाता था, फिर खान साहब जाते थे, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो गेट टूटा, वो भी सबके सामने। यहाँ से जरा आगे चलते हैं थोड़ा फारूक हबीब साहब, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों साइड के ऊपर चीजें कम नहीं हुई हैं। अब जो हालात हैं इस वक्त, आपकी जमात के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और आज भी हमने देखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर, क्या आप लोग अपनी जमात को बचा पाएंगे? और लोग भी जाएंगे? जोर जबरदस्ती से उनको भेजा जा रहा है या वो खुद जा रहे हैं? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और जिस किस्म का जुल्म लोगों के ऊपर अब किया जा रहा है, यानी आप देखें कि अगर किसी का कोई भाई नॉमिनेटेड है या वो मतलूब है किसी भी इल्ज़ाम में, ठीक है, तो उसके घर में जाके उसकी खवातीन को भी उठा लाते। मतलब शहरियार अफरीदी की बीवी का क्या कसूर था जिनको उठा लिया गया? वो सनम जावेद और तैयबा राजा, उनका क्या कसूर है कि वो 7 दिन एक थाने में गुजारते हैं और 7 रोज बाद उनको जेल में पेश किया जाता है, उनको अदालत में पेश किया जाता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर दबाव लोगों के ऊपर बहुत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये माजी में ऐसे तजर्बे हुए, इससे जमातें ख़त्म नहीं होती। जो इमरान खान की पार्टी है, ये एक अवामी समुंदर का नाम है। इसमें से 2, 4, 5, 10 लोटे अगर आप बाहर निकाल भी लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है किस किस्म का लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग खड़े हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो तमाम तर दबाव को फेस करके खड़े हैं। और आप पर दबाव है फारूक हबीब साहब? आप पर कभी तक ये दबाव आया, अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरों पर दबाव डालकर उनको छुड़वाया जा रहा है? 11 FIR जो हैं वो मेरे ऊपर 780A की दर्ज है, और उनमें से 4 FIR जो हैं वो मेरे पे 9 मई को बनाई गई, जब मैं लाहौर में मौजूद था, ना मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद था। लाहौर कोर कमांडर हाउस की FIR भी मेरे पे काट दी गई। फैसलाबाद के अंदर 3 मुकदमा दहशतगर्दी के दर्ज किए गए, उनमें भी मेरे ऊपर FIR काट दी गई। और इसके अलावा जो दबाव हैं वो उससे अलग हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, देखें, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक नज़रिए के लिए कर रहे हैं। हमारा ना तो किसी इदारे से कोई जंग है हमारी, हम तो ये सिर्फ कहते हैं कि आप अपने एक आईनी किरदार के अंदर सब रह के काम करें। जो मेरा रोल है वो मैं अदा करूँ, जो आपका रोल है वो आप अदा करें। सही। अगर आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में ये कहते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा होना चाहिए, इसका मतलब रियलाइजेशन तो है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी वो अलामिया आता है, तो उस अलामिये पे अमल दरामद भी किसी ने करना है। अगर सऊदी अरब और यमन की और ईरान की सुलह हो सकती है, तो लोगों की यहाँ पर 50-50 साल की कत्लों की सुलह हो जाती है। तो कोई मुल्क को आगे रखना है या हमने अपनी जाती गमो गुस्से को आगे रखना है? तो आप लोग सुलह करना चाहते हैं, और ये सुलह आप हुकूमत से करना चाहते हैं? नहीं, देखें, बात ये है कि सबको पता है कि ये जो हुकूमत है, क्या ये हुकूमत अपने पाँव के ऊपर खड़ी है? ये किसी एक जमात की हुकूमत नहीं है, 13 जमातों को इकट्ठा किया गया है। और ख्वाजा आसिफ तो पहले कह चुके हैं, आप शायद उनके बयान आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, मोहम्मद मालिक के टीवी शो में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो कि सजा याफ्ता मुजरिम थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल के बाहर से भेजा है मुल्क से। फारूक हबीब साहब, कत्ता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सुलह आप एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं, ये कैसे होगा जब इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेते हैं, वो भी कब? जब गिरफ्तारी वो रिहाई मिल रही है उसके बाद भी। सुन ले, देखें, मामला क्या है?
मामला ये है, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि इमरान खान की जो 27 साल पुरअमन जदोजहद है, इमरान खान ने दुनिया के अंदर जब आपको मेमो गेट जरदारी करके गंदा कर रहा था, जब नवाज शरीफ डाउन लीक्स करके आपको गंदा कर रहा था, तो इमरान खान ने दुनिया को बताया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान ने आवाज़ उठाई। शायद उस वक्त आप बात नहीं कर सकते थे, आपकी वो पोजीशन नहीं थी, लेकिन हम उन फोरम्स के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे थे। हमें भी ये पता है कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की ज़रूरत है। फौज मजबूत होगी तो मुल्क का दफा भी मजबूत होगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो हक़ हुक्मरानी है वो आया बंद कमरों के अंदर रहेगी या वो अवाम के पास जाएगी। आपको आइन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 रोज़ में इलेक्शन होने एक सूबे में, वो आप नहीं करवा रहे। उसके बाद आप राना सनाउल ला के कह देते हैं जी खून रेजी होगी, हमें तो 16 अक्टूबर को भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सर सुलह कैसे होगी? सुलह कैसे होगी? क्योंकि आपने मेमोगेट का हवाला दिया, फिर डॉन लीक्स का हवाला दिया, लेकिन अब आप लोगों की जो किटी में आया है वो बहुत बड़ी चीज आई है, 9 मई, जिसको 9/11 ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। इससे कैसे निकलेंगे? देखें, वो आप उसको जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस रोज 25 लोग भी शहीद हुए, 700 लोगों को गोलियां लगी हैं, जो पूरे मुल्क भर के अंदर जख्मी है, और जो उसके बाद हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें सबको ये सोचना है कि आया मुझे जेल में डालने से या मेरे पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चलाने से मुल्क की को बेहतरी होती है? तो आप करके देख लें। अगर नहीं होती, जो फैसले आपने आज से 2 माह 3 माह 4 माह बाद करने हैं, उसको अगर आप ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो वो फैसले आज भी हो सकते हैं। मुल्क को इंतखाबात की जरूरत है और अवाम को इंतखाबात के जरिए, साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए अपनी लीडरशिप को चुनने का मौका फराहम किया जाए। यानी ये आप सारी जो आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना होगा, क्योंकि उन्हीं से जाहिर है आप मुखातिब हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आखिर में फ़ारूक हबीब साहब कि ये जो मामला है 72 अरकान असेंबली का, जिनके नोटिफिकेशन को कल अदम लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया है, क्या पीर के रोज़ असेंबली की तरफ आप जाएंगे? जितने भी लोग इस वक्त बाहर हैं तहरीक इंसाफ के और मेंबरान हैं जिनके इस्तीफों का नोटिफिकेशन हुआ था, कोई राब्ता भी हुआ है? देखिए, वो तो हमने इसको चैलेंज इस वजह से किया था कि हम कठपुतली राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है, जो कि नून लीग से टिकट मांग रहे हैं और वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं फैसलाबाद से वो, तो लिहाजा वो तो अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं कर रहे पार्लियामेंट। नहीं देने थे ना फिर पहले इस्तीफे? हर किस्म की स्ट्रैटेजी गलत साबित हो गई। जहां तक देखें, वो एक आपका एनालिसिस है, हम नहीं समझते वो स्ट्रैटेजी आप हमारी गलत थी, तो लेकिन जहां तक देखें, जहां तक हमारा वहां वापस जाने का मामला है, तो पहली बात तो ये है कि कल के लाहौर हाई कोर्ट से जो स्पीकर का फैसला था वो गलत साबित हुआ कि स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे उसका तरीकाकार उन्होंने दुरुस्त अडॉप्ट नहीं किया। और हाई कोर्ट ने भी यही जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तारीखी फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आप वो तरीकाकार वे अडॉप्ट करें, आप लोगों को इंडिविजुअली बुलाएं, अगर वो कहते हैं हमने रिजाइन दिया, रिजाइन कबूल करें, अगर वो कहते हैं नहीं किया तो वापस लें, जो तरीकाकार है। लेकिन इस तरीकाकार को इन्होंने जो है वो नजरअंदाज करके फैसले किए थे, तो इससे नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरी अमल को और नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई। फारूक हबीब साहब, क्योंकि आखिरी सवाल है और वक्त भी बिल्कुल खत्म है, जो बयानिया आप लोगों का है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, जस्ट वांट क्लैरिटी इन दैट, जिसमें आपको शिकायत हैं हाजिर सर्विस लोगों से और जिनके आप नाम लेते आए हैं, और उसके बाद तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का ही आपने जाहिर है और आर्मी चीफ का भी नाम लिया, डटे हुए हैं आप लोग इसी बयानिया के ऊपर या थोड़ी तब्दीली? देखें, बात ये है कि बयानिया क्या है, क्या लोगों को नजर नहीं आता? अगर आज पुलिस जाकर मेरे घर के दरवाजे तोड़ रही है या किसी की बीवी को उठा रही है, तो वो पुलिस खुद से ये काम नहीं कर रही, ना उनकी इतनी हिम्मत है, ना उनकी इतनी जरूरत है, किसी जगह से तो उनको अहकामात आ रहे हैं। निगरान सेटअप, तो मामला ये है, निगरान सेटअप से आ रहे हैं। मामला ये है, निगरान सेटअप है, वो निगरान सेटअप कैसे बनाया गया, किसने बनाया, वो आपके सबके इल्म में। सिर्फ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब आप लोगों की आंखों में पर्दा नहीं डाल सकते, आप भी सामने आ चुके हैं और जो हमारी हालत है वो भी आपके सामने
जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने है। तो यहीं से आपने एक रास्ता निकालना है ना। अब वो कहना कि छुप छुपा के करने वाला काम तो रह नहीं गया, अब तो सबके इल्म में ये चीजें रास्ता निकालना होगा। आप लोग तैयार हैं मिल बैठ के सुलह की, ये भी बात आपने की। थैंक यू सो मच फारूक हबीब साहब फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हुकूमत के इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उनका भी एक जो पूरा माजी है वो रहा है, वो क्या सोचते हैं कि क्या हुकूमत वाकई कोई इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं और तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि बैन करने की। ये सब राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस हैं किश्वर ज़हरा साहिबा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मेंबर कौमी असेंबली, जो कि हुकूमत का हिस्सा भी हैं। ज़रा इनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो सारी कार्रवाइयाँ कर रही है हुकूमत, क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसके हक में है या नहीं, और जो बहुत सारी शिकायत तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं उनके हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या सोचती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किशोर साहबा, ये बताएगा कि जो 9 मई के बाद के तमाम तर वाक़यात हैं और जिस तरह से इस वक्त हुकूमत बार बार साफ अल्फाज में बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है और इसको कलअदम करार देना चाहिए है, और बहुत सारे जो रहनुमा हैं मौजूदा हुकूमत के वो ये कहते हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए। आपके नज़दीक, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या संजीदगी से इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े अहम उन्वान पर मुझसे सवालात किए हैं। तो मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करूँगी कि ये जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, वो हमने भुगता है सब बहुत अच्छी तरह, इससे कहीं ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि मामलात इतने ज़्यादा उलझे क्यों? क्योंकि हमने सौबतें भी उठाई, गिरफ्तारियां भी देखी, लापता लोग हुए, हमारे शहीद हुए, मारे गए, शहर हमारा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बात इस इंतहा तक नहीं गई थी। तो मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बात को देखते हुए तो सबसे पहले, हालांकि मैं इत्तेहादी हूँ हुकूमत की और हुकूमत के दोस्त हैं हम, क्योंकि हुकूमत भी बेहतरी की तरफ जाना चाहती है, लेकिन एक बड़ा अलमिया ये हुआ है कि वो मुज़ाकरात दरमियान में रह गए। क्योंकि मैं समझती हूँ और आप भी जानती होंगी कि दुनिया का कोई मामला नेगोशिएशन के बगैर सही नहीं होता, और टेबल टॉक ही है जो मसाइल हल करवाती है। अच्छा। वो बात दरमियान में रह गई और हम उस एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े कि जिससे बात बिगड़ती ही बिगड़ती है। और मैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो पता नहीं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्कर ज़रूर हूँ, तो उसका तजर्बा मुझे ये बताता है कि बहुत से मामलात हमारे इसलिए उलझ जाते हैं, जैसे कि इस वक्त उलझे हुए हैं कि हमारे अफसरान के नीचे जो पुलिस हो या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको जो इख्तियारात दिए जाते हैं वो उतने नहीं होते जिसका कि वो इस्तेमाल करते हैं। I'll come back to my question. आप क्या समझती हैं, क्योंकि हुकूमत में आपने कहा ना हमारे दोस्त भी हैं, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की सारी तैयारियां कर रही है मौजूदा हुकूमत, हाँ या ना? देखिए, अगर कर रही है तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, कर रही है तो मुनासिब नहीं है। अब आपने अपना हवाला दिया, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, क्योंकि जाहिर है आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उस वक्त की MQM ने भी बड़ा कुछ फेस किया है। आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, जो मैसिव क्रैकडाउन हम देख रहे हैं, इवन सिंध में हमने देखा कि ना सिर्फ उनको जेलों में कैद किया जा रहा है, बल्कि कराची से हटा करके सिंध के मुख्तलिफ शहरों की जेलों में भेजा जा रहा है। फिर खुर्रम शेर जमान साहब ने शिकायत की कि उनके रेस्टोरेंट को किस तरह से मिसमार किया गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब की शिकायत हैं कि उनकी जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको गिरा दिया गया। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? क्या सवाल उठा रही है MQM पाकिस्तान इस पर? देखिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब तो बेचारे कैंसर के मरीज़ हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बीमार हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेंस है सब, वो किसी के भी साथ हो, चाहे MQM के साथ हुई हो या आज इनके साथ हो रही हो। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए, इंतकामी कार्रवाई इन मामलात को बनाने के बजाय बिगाड़ेगी ज़रूर, और बिगाड़ती चली जा रही है। अब आप ये देखिए कि ये माजी में भी हुआ, क्योंकि देखिए नैब बनाई शायद इसलिए गई थी, मैं समझती हूँ कि लोगों से इंतकाम लिए जाएं, और जो इस वक्त हुकूमत वक्त में उनके साथ भी इंतकामात लिए गए, लेकिन इस हद को नहीं। लेकिन लगता यह है कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पत्थर के दौर में जा रहे हैं।
अफसोस की बात है, दुख की इंतकामी बात है। कार्रवाइयाँ, तो मैं यकीनन इत्तेहादी हूँ। आप इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन किशोर साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इसका बोझ सहना पड़ेगा। मतलब बतौर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत खड़ी इसीलिए है कि इत्तेहादी उसके साथ हैं, और अगर आप लोग सब खामोश हैं और आप मानती हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, आप मानती हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो फिर MQM क्यों सपोर्ट कर रही है? हम खामोश नहीं खड़े हुए। देखिए, हम खामोश नहीं खड़े हुए हैं। जैसे ही ये मामला ख़राब होना शुरू हुए, तो मेरे कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, निगोसिएशन होनी चाहिए। गो कि उस पार्टी के जो सदर थे फजल रहमान साहब, उन्होंने मुखालफत की और आज तक उन्होंने कहा मज़ाकरात बेकार होंगे। लेकिन हम मज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। क्या हुकूमत पे किसी किस्म का दबाव है किश्वर साहिबा? आप लोग ये सब क्योंकि देखते हैं बड़े क्लोजली, या हुकूमत खुद से, जिसे कहते हैं ना कि बस दिस इज द टाइम कि हमें अपना स्कोर सेटल करना है? देखिए, स्कोर तो कोई नहीं है। मैं खुद मज़ाकरात की टीम में थी। जो कुछ हुकूमत ने अपने ऑप्शन दिए थे और उन्होंने भी, और तकरीबन एग्रीमेंट हो रहा था चीज़ों के ऊपर। लेकिन वही ना कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं कि जो शायद सेटल पोजीशन को अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। अनकंफर्टेबल चीज़ों से वो अनकंफर्टेबल नहीं होती, इस सिचुएशन से हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखें, पहले मज़ाकरात हुए, उसने लड़के गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे मज़ाकरात हुए तो परवेज़ इलाही साहब के घर पे वो हो गया। मुमकिन है कि अफसरान ने या वज़रा ने ये अहकामात ना दिए हों। एक तंबी के लिए भी चीज़ें होती हैं कि मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे हो तो बहुत लोग जमा हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने का ख़तरा होगा, तो यकीनन लोगों को हटाया जाएगा पीछे। लेकिन सारी चीज़ें इंसानियत की हुदूद में होनी चाहिए। तो ये जो इर्द गिर्द की ताकतें हैं, यानी मज़ाकरात आप कह रहे थे सही राह पर चल रहे थे, लेकिन वो मज़ाकरात सबोटाज हुए, और इर्द गिर्द की ताकतें इसका मतलब सबोटाज करती हैं। तो ये इर्द गिर्द की ताकतें चाहती क्या हैं? देखिए, इर्द गिर्द की ताकतें फिर वजाहत मांगेंगी आपसे। इर्द गिर्द की ताकतें नहीं समझिए कि हमारे माशरे में सोशल पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, सोशल थिंकिंग के लोग भी होते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले भी होते हैं, और नेगेटिविटी भी होती है। इन हालात में नेगेटिविटी भारी पड़ गई है कि नेगेटिविटी जो है वो चीज़ों को खलत मलत कर रही है बहुत ज़्यादा। तो और जबकि मैं समझती हूँ कि इस वक्त ना हार जीत के बारे में सोचना चाहिए हमें। हमारी पहली तरजीह इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के माशी हालात हैं, बैरूनी हालात हैं। ये तमाम चीज़ें मुतकाज़ी हैं इसकी कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ बंद की जाएं और सर जोड़ के बैठें। अगर एक पार्टी की लीडरशिप है, एक पार्टी का लीडर है जो जिसने अपने, जाहिर है उसका एक बयानिया है, उसने अपनी एक पार्टी को जमा किया है, उस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, वो प्रोटेस्ट इस हद तक चला गया है कि जहाँ पर पहली मर्तबा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ हो, और उसके बाद की जो सारी सूरत हाल नज़र आई। कब ये जो आप मज़ाकरात की बात कर रही हैं, मज़ाकरात का चांस पहले भी था। वो मज़ाकरात क्या हुकूमत ने ख़राब किए थे या इमरान खान साहब ने खुद ख़राब किए थे? पहले तो ये बताइए ना। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर इमरान खान साहब यकीनन वो अपने तौर पे सोच रहे हो कि वो सब कुछ नेक नियति से कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट किसी चीज़ के आ रहे हैं तो उनके साथ जो उनके अहबाब हैं या उनके सियासी साथी हैं उनको सोचना चाहिए, उनको समझाना। देखिए, MQM आपके सामने मौजूद है। MQM के ऊपर साल जुल्म हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर आँच आने लगी तो आपको मालूम है हमने क़यादत को छोड़ दिया। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग भी क़यादत को छोड़ दें इस वक्त? आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, वो नहीं, देखिए, हमने क़यादत को किस लिए छोड़ा? क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत पे बात हालांकि मुकम्मल आई नहीं थी। ये भी इल्ज़ामात होते हैं, आसानी से किसी को भी गद्दार बना दिया जाता है। लेकिन चलिए, अगर इस बात पे आपको यकीन है कि कोई गद्दार है तो हम उस गद्दार के साथ नहीं रहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ अपने साथियों को कि अगर 10% भी कोई चीज़ इमरान खान साहब ऐसे कह रहे हैं कि उनको खुद सोचना चाहिए कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा पहुंच रहा है। अच्छा, उनका रास्ता तब्दील करें या अपना रास्ता तब्दील कर लें, पाकिस्तान को तो स्टेक पे ना लगाएं। ओके, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जो मज़ाकरात का आखिरी दौर था आप लोगों में और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो हुकूमती जानिब से तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जैसे अभी दोबारा जा कर के एक राउंड और होगा वहाँ से, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चले गए और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तारीख तय नहीं हुई थी, इमरान खान साहब तैयार नहीं थे, व्हाट वाज इट?
देखिए, पहले दिन हम सब ने ओपनली अपनी बात की, अब वजाहतें की। उसमें जो हुकूमत को प्रपोजल देने थे वो उन्होंने दिए, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब को देने थे उन्होंने। और जब सेकंड मीटिंग हमारी हुई तो उसमें कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक पे बात जानी शुरू की। देखिए, ये पीरियड ऐसा था कि जैसे 14 मई को इलेक्शन करने की बात हो रही थी, तो मई के फ़ौरन बाद जून में बजट खड़ा था, और बजट ऐसे हालात में कि हमारी माशी हालत क्या है, IMF का प्रेशर कितना है। तो ये बात दोनों पार्टियों ने समझ ली थी अच्छी तरह से कि जो इस वक्त कर रहा है उसके लिए भी ये वक्त आसान नहीं है, और अगर ये ट्रांसफ़र करना होगा तो ये पीरियड वो नहीं है कि जो लेगा इसको वो भी शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं चला सकेगा, नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इस पे तय हो गया था कि अब टाइमिंग्स तय होंगी। 14 को तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये नहीं होगा जैसे हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि जी वो 2 साल तक का एक्सटेंशन ले लेगी। ऐसी कतई कोई बात न थी, और ना आज है, आज भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस खौफ की वजह से वो लोग, इमरान साहब के साथ जो वो लोग हैं, उनको एक तरह से एंग्जाइटी कहनी चाहिए, या कहा जाए कि वो एक तारीख और एक दिन पर अटके हुए लोग समझना शुरू हो गए थे इस बात को। हमारी टीम में नौजवान भी थे, फवाद चौधरी वहाँ से थे, और हमारे यहाँ से साद रफ़ीक से, लेकिन कंट्रोल हो गए थे, मुल्क की बका सामने रखी गई थी उनके, और तैयार हो गए थे। लेकिन एक मीटिंग में, तीसरी में, कि हम लोगों ने जो बाहर जाके बात की और डार साहब ने जो बात की वो मफाहमत की बात थी और एक अवाम के लिए अच्छी खुशखबरी थी। लेकिन वल्ला आलम क्या था कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कोई वजह भी नहीं बताई उन्होंने। सही। तो यहाँ से बातें ख़राब हुई। आखिर में सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि शुरज़ायरा साहिबा, क्योंकि आपने MQM का भी जिक्र किया, माजी का जिक्र किया, जिस तरह से तहरीक इंसाफ में इस वक्त तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इस तरह से ये आपको लगता है कि ये बेचारे खुद ही छोड़ रहे हैं इस कश्ती को, या वही सब कुछ है जो आप लोगों ने भी फेस किया है और गुजरे हैं? हमने भी फेस किया है, लेकिन हम में और उनमें फ़र्क ये है कि उन्होंने बहुत करीब से दुख, मुश्किल, परेशानी और वो नहीं सीखी है। और खान साहब के साथ भी जो लोग हैं वो तमाम, उन्होंने ख़ुद अपनी उनकी मोहब्बत में या उसमें जो इकट्ठे हुए थे, अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। तो जाहिर है कि उन चीज़ों की कमी इतनी जल्दी आती भी नहीं है, और ख़ान साहब भी कुछ चीज़ों के मामले में रिजिड हैं। तो इस तरह से तो मसाइल हल नहीं होते ना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़ान साहब के साथ जो लोग हैं उनको चाहिए कि ख़ान साहब को समझाएं, और हुकूमत में भी मैं काबरीन हैं इनके, उनसे कहूँगी कि आप लोग बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, इनकी खुदा के लिए उनकी रिफॉर्म्स करवाइए। लोग मर जाते हैं। आप देखिए किस तरह औरतों को घसीटा जा रहा है। MQM में क्या हुआ था, इतना जुल्म हुआ था कि जनाजे औरतों ने उठाए थे, मर्द मिल नहीं रहे थे, लापता कर दिए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर ज़हरा साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मेंबर कौमी असम्बली, इन फोकस थी। नहीं मानते कि जिस तरह से ये क्रैकडाउन हो रहा है, कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इस पर हुकूमत को संजीदा होना चाहिए कि ये सब बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल साहब, जो कि सरबराह हैं पिलडैट के। उनसे मालूम करते हैं कि जो इस्तीफ़ों का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े, आगे क्या होगा। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, हम बात कर रहे हैं 72 अरकान असम्बली की जो तहरीक इंसाफ है, जिनके बारे लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला किया है कि उनको, उनके जो इस्तीफ़े हैं, उनके नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया, और उसके बाद ये कहा गया है कि उन्हें स्पीकर से दोबारा रुजू करना है, और स्पीकर अब इस बात का फैसला करेंगे। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन हो जाना और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का उसी नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके एक तरह से स्पीकर को डायरेक्शन देना? क्योंकि हुकूमत इस हवाले से, आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ये कहा है कि कोर्ट्स जो हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली को किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया नादिया। मैं बहुत स्ट्रांगली ख़ुद भी ये फील करता हूँ कि बसद एहतराम जो जस्टिस साहब हैं, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो इस बारे में एक तो ये कोई डायरेक्शन दे सकें और इस पूरे प्रोसेस को कलअदम करार दे सकें। इसलिए कि ये इदारों की अपनी खुद मुख्तारी का मामला है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है,
ना रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई कोर्ट इस बारे में मदाखलत कर सकती है। ये टोटल प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, कौमी असम्बली के स्पीकर का। और कौमी असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, ख़ास तौर पर रूल 43 है गालिबन, उसके अंदर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि किसी मेंबर की रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या शराइत है, और उस बारे में सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पीकर वो बुनियादी चीज़ है कि उनकी तसल्ली हो। तो उन्होंने तसल्ली करने के बाद एक प्रोसेस किया है। ओके। और तसल्ली के लिए नहीं लिखा हुआ कि वो उनसे मुलाकात ही करेंगे लाजमी। अच्छा। बस ये लिखा हुआ कि अपनी जिस चाहे तरीके से तसल्ली कर लें कि ये वॉलंटरी है, यानी ज़बरदस्ती नहीं दिलवाया गया, और ये जेन्युइन है, यानी कोई नकली किस्म का किसी ने किसी के बिहाफ पे तो नहीं जमा करा दिया। तो ये किसी तरीके से भी अपनी तसल्ली कर ले तो उसके बाद ये स्पीकर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, वो फिर उसके नए इलेक्शन का बंदोबस्त करेगा। ये तरीक़ेकार लिखा हुआ है, और इस पर मैं नहीं समझता कि अदालत को इस पर मुदाखलत करने का हक हासिल है। अच्छा, लेकिन अहमद बिलाल साहब, जो आपने कहा ना ये तरीका वज़ा किया गया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इन पर्सन इसका मतलब कोई भी रुकने कौमी असेंबली वो स्पीकर के सामने लेकर जाए, वो स्पीकर साहब जो है वो तसल्ली किसी सूरत भी कर सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। अच्छा, ये स्पीकर साहब पे है कि वो मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिलना चाहते हैं, वो किसी और तरीके से करना चाहते हैं, वो इन राइटिंग कुछ लिखवाना चाहते हैं। इसके कई तरीके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये कोई विजडम है जिसकी वजह से रूल्स में ये तफसीलात नहीं लिखी हुई, और ये स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से अपनी तसल्ली करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो स्पीकर साहब बरमला ये कहते रहे कि वो सबसे फर्दन मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहले हुकूमत का बयानिया ये था कि ये इमरान खान साहब की वजह से सबने बस ये इस्तीफ़े दे दिए हैं, जबकि बहुत से तहरीक इंसाफ के ऐसे मेंबरान हैं जो इस बात से मतलब उनसे ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़े लिए गए, तो तसल्ली की जाएगी। दूसरी जानिब जब ये मामला कोर्ट तक गया है तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मरहलावार इन्होंने हमारे इस्तीफ़े मंजूर करने शुरू किए, और जिस वक्त हमने ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम अब अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं, तो एक ही गो में स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी तौर पर ये जो 72 अरकानी असम्बली के इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये बदनीयती पर मबनी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बदनीयती का मामला तो फिर अल्लाह जानता है या स्पीकर साहब जानते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मैं तो जो चीज़ें रूल्स में लिखी हुई हैं और जो चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं और जो हुआ है उसकी बुनियाद पे ही कह सकता हूँ। अच्छा। ये ठीक है कि स्पीकर साहब ने इसकी मंजूरी में और तहरीक इंसाफ ने उसको रेजिग्नेशंस को दिलवाने में, ज़ाहिर है पॉलिटिकल एलिमेंट तो होगा, सियासी पार्टियों के फायदे का जो मामला है वो इसके अंदर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पीकर साहब ने अगर ये कहा था कि वो मिलेंगे फर्दन और फिर वे नहीं मिले, तो फिर उस बुनियाद पे तो कोई मुकदमा कोई करार नहीं दिया जा सकता कि इनके ऊपर बन सकता। हो सकता है उन्होंने कहा हो, और हो सकता है किसी और तरीके से उन्होंने तसल्ली कर ली हो। क्योंकि आप ये देखिए कि इसके बारे में नोटिफिकेशन तसल्ली कर लेने के बारे में तो कासिम सूरी साहब भी एक नोटिफिकेशन जाने से पहले जारी कर चुके थे और इन इस्तीफों को मंजूर कर चुके थे। तो इसका मतलब है कि तसल्ली कर लेने के और जेन्युइन होने के बारे में तो इनके अपने जो काम स्पीकर थे सूरी साहब, उनकी तरफ से इन राइटिंग एक नोटिफिकेशन असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी हो गया था। सही। सिर्फ ये हुआ था कि वो इलेक्शन कमीशन को अभी भिजवाना था। जब वो नए स्पीकर साहब आ गए तो उन्होंने फिर उसको रोक दिया और बाद में उन्हें मंजूर किया। तो लेकिन ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। मैं तो ये समझता हूँ ये किसी बुनियाद पे भी जज साहब जो हैं वो स्पीकर साहब को मजबूर नहीं कर सकते कि वो फैसला, और फिर हमारे जो रूल्स हैं उनके अंदर ये प्रोविजन ही नहीं है कि वापस लिया जा सके। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है अहमद बिलाल साहब, ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। दो चीज़ें हैं। एक तो जब हुकूमत ये कहती है कि स्पीकर को डायरेक्शन कोर्ट्स नहीं दे सकती, तो अगर कोई एक अग्रीव्ड पार्टी है वो ये समझती है कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं कोई भी हों वो, उन्होंने सही तौर पर एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मुझे इस्तीफ़ा देना था नहीं देना था, मुझसे पूछा नहीं गया, तो वो फिर कहाँ जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है।
वो स्पीकर के पास ही जाए, वो स्पीकर के सामने ही अपील करे। ओके। और स्पीकर को ही बताए। और अभी आपने गौर कीजिएगा कि ये जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, इन्होंने भी मामला स्पीकर साहब के पास ही भेजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गलत बात की है वो ये है कि आप उसको पहली बार बुलाएं, आप उसको दूसरी बार बुलाएं और फिर उसके बाद ये करें। ये स्पीकर साहब कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास 5 के कि उनको ये बातें बताई जाए। उनके पास रूल्स हैं असेंबली के पास किए हुए, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है और उनकी सवाबदीद है। लिहाजा ये बताना कि एक बार बुलाएं दूसरी बार बुलाएं, लेकिन ये अपील अगर कर सकते हैं तो स्पीकर साहब के सामने कर सकते हैं। अदालत के सामने करने का कोई मकाम नहीं है। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक और आईनी बहरान होगा? क्योंकि आजकल बड़े एब्सोल्यूट पास की जिक्र की जा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आर्टिकल 184(3) की बात हो कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अब हमने देखा कि स्पीकर के हवाले से ये मामला सामने आया है। क्या देख रहे हैं आप, एक और आईनी बहरान? जी बसत एहतराम, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अदालतों ने पार्लियामेंट के साथ एक आवेजिश का हिस्सा बन गए हैं। पार्लियामेंट भी शायद ये काम कर रही हो, लेकिन अदालतें भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही हैं। ओके। और फिर ये मुझे एक पैटर्न नजर आता है इसके अंदर। मेरे ख्याल में हर इदारे को अपनी डिफाइंड स्पेस के अंदर ही ऑपरेट करना चाहिए, और ये गालिबन उनकी स्पेस से बाहर की चीज़ है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को डायरेक्शन दें। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो इस मामले में क्या करती है, क्या इस फैसले को चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। बट थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब, आप सरबरा पिलदैट हमारे साथ थे। ये सारे मामला जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो पार्लियामान और अदलिया के दरमियान की जो मुस्तकिल, जैसे अहमद बिलाल साहब ने कहा कि लगता है कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिए जा रहे हैं, और एक और आईनी बहरान वो समझते हैं कि जन्म ले रहा है। देखना है कि आगे चलकर ये मामला कहाँ सेट होते हैं। लेकिन उससे कबल सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो मामला 9 मई के बाद के हैं, वो किस तरह से, जैसे हमने आगाज़ किया था, वो किस तरह अब मैनेज हो सकेंगे इमरान खान साहब से या नहीं, ये उनकी सियासत का भी एंड एज अ लीडर उनका भी चैलेंज है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।